तो नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल, केडो हाल छे, कासा काय लेके आए हैं आपके लिए लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन एंड रेसिडिटी एंड द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो करना क्या है, कॉपी पेन लीजिएगा और बैठ जाएगा ईयरफोन लगा के एकांत में जाके। करते हैं शुरू आज का टॉपिक का नाम आपको बता दिया गया है। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो करते हैं शुरू। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन, और इसके साथ में हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट है कौन? रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट है, इसका बिल्कुल उल्टा चलेगा कौन? ऑक्सीडेशन। तो करते हैं शुरू। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? और रिडक्शन क्या है? जब किसी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो करते हैं इसकी पहली डेफिनेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? लिखिए, द केमिकल equation or chemical reaction in which oxygen is added, और इसके जस्ट ऑपोजिट चलेगा आपका रिडक्शन। तो क्या रहेगा? द केमिकल इक्वेशन in which oxygen is रिमूव्ड, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको एग्जांपल दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे किस तरीके से ऑक्सीडेशन होती है और किस तरीके से रिडक्शन होती है। इनकी हमारे पास तीन डेफिनेशन है। तो एक और डेफिनेशन लिखवा देते हैं, द केमिकल इक्वेशन इन विच, ये तीनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इन विच हाइड्रोजन इज, यहां पर एडिड है, ऑक्सीजन ऐड होती है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है, इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसके जो एग्जांपल है मैं आपको बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, तो आप बस इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेशन आ जाती है तो आपको यहां पर ये याद करनी पड़ेगी। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? द केमिकल इक्वेशन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान करना है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है, या फिर और है ऐड नहीं लगेगा। एंड का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन भी ऐड हो और हाइड्रोजन भी रिमूव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो भी ऑक्सीडेशन है, और यानी कि या तो हाइड्रोजन अगर किसी इक्वेशन में रिमूव हो रही है तो वो क्या होती है? आपकी ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ऑन दिस साइड रिडक्शन, द केमिकल इक्वेशन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, जिस केमिकल इक्वेशन में क्या होती है? ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दैट इज नोन एज रिडक्शन। और द केमिकल इक्वेशन इन विच हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो एक और आखिरी इसकी डेफिनेशन है जो आ सकती है। तो करते हैं शुरू। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द केमिकल इक्वेशन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने नहीं करी हो तो आप इसको भी अपने डेफिनेशंस में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड द थर्ड डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन इज द केमिकल इक्वेशन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस।
तो बहुत जरूरी है ये तीनों की तीनों डेफिनेशन, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको याद करनी है। और जो इलेक्ट्रॉन वाली बात है वो अगर आप याद कर लो तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो करते हैं शुरू। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं शुरू। तो तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करना है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझना है कि कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन है। तो उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी में है एक एक्टिविटी में हमें क्या लेना है, एक चाइना डिश लेनी है, ले ली चाइना डिश, और इसमें डालना है कॉपर का पाउडर, यानी कि जो तांबा होता है, कॉपर होता है, उसका पाउडर हमने डाल दिया। या आपके पास कॉपर मेटल की कोई भी वायर्स हैं, कुछ किसी भी फॉर्म में है, और ये लगा दी हमने वायर गेज जो आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेगी। और ये आपके पास है, हमें एक्चुअली बर्न करना है, डायरेक्टली क्या करना है, बर्न करना है, हीट करना है, कि इसको कॉपर को, और हम ऑब्जर्व करेंगे। तो कॉपर को बर्न करना है तो सबसे पहले क्या ले लिया, कॉपर बर्न करना है, आपको बताया बर्न कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कर लिया Cu+O2। ठीक है, अब हम इसको वैसे तो हीट भी कर रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा, डेल्टा यानी कि हीट करे। अब आपको पता होना चाहिए जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर जो आपके पास बनाना है आपको, वो क्या बनाना है, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन कॉपर ऑक्साइड लिखने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बनाने के लिए इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, यानी कि Cu के नीचे +2 और ऑक्सीजन के नीचे -2, +2 से -2 कैंसिल, तो जो फॉर्मूला बनता है आपका वो बनता है CuO। तो दिस इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व, यानी कि जब आप कॉपर को हीट करोगे या बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो बना है कॉपर ऑक्साइड। और आपको पता होना चाहिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर कैसा है बच्चे, ये एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी उस कॉपर मेटल के ऊपर। समझ में आई? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मेटल X है जो ब्राउन कलर में है, तो वो मेटल X कॉपर है, जब उसको हीट करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, द कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। अब यहां पर क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? अब अगर आपको याद हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो पहली डेफिनेशन थी वो ये थी, द केमिकल इक्वेशन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड। तो यहां पर अगर आप देखो ऑक्सीजन क्या हो रही है, कॉपर में ऐड हो रही है, जिससे एक नया कंपाउंड बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो हाँ बिल्कुल सही, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, तो सही है। तो अब आपको यहां पर पता चल गया कि यहां पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया कि जो कलर होगा जब उसको हमने हीट करा या बर्न करा, तो जो आपका ब्राउन कलर था किसका, कॉपर का, कॉपर मेटल का ब्राउन कलर इज चेंज इनटू किसमें, ब्लैक कलर। और वो ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन था, कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन सही है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के 2 करने हैं, तो पैरों में नहीं लगाएंगे, लगा देंगे सामने। अब कॉपर के कितने हो गए, 2 हो गए, कॉपर के 2 हो गए। यहां पर कॉपर के कितने करने हैं, 2 करने हैं, तो पैरों में नहीं लगा सकते, आपको रूल्स बताए गए हैं, तो लगा देंगे उसके सामने। तो रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस। चलते हैं इसी एक्टिविटी के नेक्स्ट पड़ाव पे। यहां पर यानी कि जो आपके पास कॉपर था, जो आपके पास कॉपर मेटल था, उसके ऊपर डिपॉजिट होगी ब्लैक लेयर उसी की ऑक्साइड की। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, और ज्यादा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को और अच्छे समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंपाउंड आया कॉपर ऑक्साइड, इसके ऊपर हम पास करेंगे हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो इसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताता रहूंगा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड
प्लस कौन सी गैस मैं कह रहा हूं, हाइड्रोजन गैस अगर पास करता हूं तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, यानी कि जो कॉपर आपके पास था वो दोबारा से आपको कॉपर मिल चुका है और वाटर क्या है, अलग से आपका फॉर्म हो चुका है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद करना है कि जो कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर को अगर मुझे क्या करना है, अगर आप क्या करना चाहते हो, वी वांट टू रिमूव दिस लेयर, जो ब्लैक कलर आपने उसको बर्न करके या हीटअप करके जो डिपॉजिट हो गया था उसको अगर मुझे क्या करना है, रिमूव दिस लेयर, तो हमें करना क्या पड़ेगा, लिखो वी हैव टू पास हाइड्रोजन गैस ओवर द लेयर, कौन से कलर की, ब्लैक कलर की लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि कॉपर के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर है, जो हमने ही उसको हीटअप बर्न करके करा था, वो किस तरीके से रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने के लिए आपको क्या पास करनी है, हाइड्रोजन गैस। तो आप देख पा रहे हो कॉपर आपको अच्छे तरीके से वापस मिल चुका है। अब करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन आपको बता दिया है, बाकी क्वेश्चन आपको तैयार करवा देते हैं, समझा देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को मिल सकता है एग्जाम में। तो रिएक्शन को लिखते हैं दोबारा, यानी कि Cu प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से हमें क्या मिला, Cu प्लस H2O। रिएक्शन आपकी बैलेंस थी। अब एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ सकता है कोई 4 क्वेश्चन। वो 4 क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। वो 4 क्वेश्चन ये होंगे, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, पहला क्वेश्चन। नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, दूसरा क्वेश्चन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तीसरा क्वेश्चन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, चौथा क्वेश्चन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको इस रिएक्शन में ये चारों चीजें बताएंगे किस तरीके से आपको ये सॉल्व आउट करनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो तरीके करने से पहले यहां पर आपको क्या करना है, अब जो मेन बात वो आपकी ये है कि इन चारों के जो आंसर आएंगे, ये जो 4 क्वेश्चन है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहली बात जिंदगी भर याद रखना, ये चारों आंसर हमेशा कहां से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। यानी कि ये आंसर इन दोनों में से ही आएंगे। राइट हैंड साइड से कभी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसके आंसर हमेशा कहां से मिलेंगे, रिएक्टेंट साइड से मिलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से मिलेंगे। तो करते हैं शुरू, देखिएगा इधर। अब यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड को उठा लीजिएगा, उठा लीजिए, उस तरफ देखिए कॉपर रह गया। अब आपको क्या लगता है, जो कॉपर ऑक्साइड था, जिस कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, क्या हो गया यहां पर जब आप गए तो उसकी ऑक्सीजन छीन ली गई। यानी कि यहां पर आप क्या लिखोगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हो कि नहीं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, हुआ है ना। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और आपको जब डेफिनेशन लिखवाए थे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये यहां पर कौन सा काम हो रहा है, रिडक्शन। आई बात समझ में। अब चलते हैं हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन क्या है, H2 है। यहां पर हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन के साथ आ गया कौन, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन इज एडेड। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। और जब ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समझ में आई ये बात। तो सबसे पहला काम अगर आपने ये कर दिया तो वो चारों आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो करते हैं शुरू। वो चारों क्वेश्चन क्या होंगे, तो पहला जो क्वेश्चन आपको बताया था वो पूछेंगे आपसे एग्जाम में, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का आंसर बताओ इस रिएक्शन में। दूसरा पूछेंगे सब्सटेंस रिड्यूस का आंसर बताओ इसी क्वेश्चन में। और तीसरा आपसे पूछेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और चौथा आपसे पूछेंगे रिड्यूसिंग
एजेंट। तो ये वो चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना होगा ये एरो कि किस तरीके से किस तरह जाना है। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड अगर पूछता है तो ऑक्सीडेशन यहां दिख रहा है, यहीं से ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेशन, तो आपको बताया है आंसर कहां से आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडेशन लिखा है ना आपने, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है बच्चे, H2। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है, H2। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो रिडक्शन लिखा है, तो सब्सटेंस रिड्यूस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। बताया आपको चारों आंसर कहां से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, उधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर याद रखिएगा जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमेशा याद रखना, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड था, तो रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड से UO। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर कौन होगा, H2। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है एग्जाम में 4 की बजाय 2 पूछ ले, 2 की बजाय 1 पूछ ले, 3 पूछ ले, आपको हर एक तरीके का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व आउट किस तरीके से करना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बताया वो ये बताया था कि इस कॉपर ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए क्या करना है, तो आपने आंसर में लिखना है वी हैव टू पास हाइड्रोजन गैस थ्रू द लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड सो दैट कॉपर इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको और अच्छे तरीके से करना है तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं शुरू। तो नेक्स्ट एग्जांपल को करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, आपने अगर ध्यान से देखा हो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आपको बता देते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपको करवाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आएगा। ZnO + C gives Zn + CO। तो पहले क्या करना है आपको, रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिएगा, चारों आंसर को देने की खुद कोशिश कीजिएगा। तो बहुत ही आसान है, करना क्या है, सबसे पहली बात सभी आंसर कहां से आएंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड से आएंगे। देखिए अब पहले जिंक ऑक्साइड को उठाइएगा, जिंक ऑक्साइड को उठाइएगा और जिंक के पास लेके जाइएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो रही है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, रिडक्शन। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब कार्बन इधर अकेला है लेकिन इधर कार्बन को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपके आंसर अब तैयार आपको मिलेंगे। एक बात और बता दूं बच्चों, अगर आप इस तरीके से करोगे ना, इस तरीके से अगर आप करते हो, इधर एरो लेके जाते हो, उधर ऊपर लिखते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फिर लिखते हो रिडक्शन, तो कोई % चांस नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। और मैंने बच्चों को करते हुए देखा है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, सीधा इधर देखते हैं, इधर जा रहा है, वहां पर गलती हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि यहां पर गलती ना हो तो टीचर की बात जरूर माने। टीचर कहता है कि आप जब एरो लगाओगे तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है हो क्या रहा है और उसको बोलते क्या है, तो गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगर आप करते हो बिना इस प्रोसेस के,
बिना इस प्रोसेस के करते हो तो चांसेस हैं कि वहां पर स्टूडेंट गलत कर जाता है। तो अब करते हैं शुरू। आंसर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा? सबसे पहली बात, आंसर कहां से मिलेंगे? इन सभी के सभी आंसर रिएक्टेंट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से मिलेंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडेशन है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कार्बन, सी लिख दिया। सब्सटेंस रिड्यूस, जो रिडक्शन जहां पे हो रहा है यानी कि जिंक ऑक्साइड, ZnO। और आपको बताया था जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ZnO एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी कार्बन। तो ये आपकी क्वेश्चन यहाँ पे पूरी हो गई। और अब क्वेश्चन जिस भी तरीके से आएगा आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि मैं करने वाला हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का ही है। रिएक्शन दे रखी है आपको MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl। बेटा इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बता दिया। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन ना आए। नेक्स्ट आ रहा है आपका MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो को कर लीजिएगा पॉज और कर लीजिए पॉज और मैं करवा देता हूं आपको अब इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इधर क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड किसके पास जाओगे? इसके पास। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चे? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो ऑक्सीजन है वो गायब हो चुका है। जो मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था वो क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। तो यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो यहां पर आप लिखोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जिस इक्वेशन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको हम सब क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन वाला प्रोसेस हो गया। अब HCl जाइएगा इधर, ध्यान से। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के पास क्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या आ गया? हाइड्रोजन के पास यहां पर ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहां पर क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो यानी कि क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ये करने के ना दो तरीके हैं। ये रिएक्शन आपको दोबारा लिख देता हूं और बता देता हूं वो दूसरा तरीका क्या रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते हो। इस रिएक्शन को जो ऑक्सीडेशन है दो तरीके से हो रहा है, मैं आपको दूसरा तरीका दिखा देता हूं। देखो ये तो क्या हो रहा है? रिडक्शन सेम हो रहा है जो आपने ऊपर करा है। अब 4HCl को मैं इधर लेके गया था ना, अब इधर की बजाय अगर आप इधर लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है? HCl में आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? Cl। क्या हुआ यहां पे? यहां पर क्या हो रहा है? HCl इधर है, Cl इधर रह गया, निकला कौन? हाइड्रोजन। अब क्या लिखोगे? इसको ये भी तो लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आई बात समझ में? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म्स में नहीं होता, वो हो सकता है हाइड्रोजन के टर्म्स में। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो टॉपिक के शुरू में आपको बताया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में हो रहा हो वो कौन होगा? ऑक्सीडेशन। तभी मैं आपको कहता हूं कि ये चीज लिखोगे तो गलती नहीं होगी बच्चे। तो अब करते हैं वो चारों आंसर। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, अगर यहां से देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? HCl है। और ऊपर से देखो तो भी कौन है? HCl है। यानी कि आप कोई भी तरीका करो, ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आंसर आपके सेम आएंगे, सही आएंगे। क्योंकि यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहां पर अगर इधर जाओगे तो क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज HCl, वो 4 लगाने की जरूरत आपको नहीं है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन रहेगा? MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये दो आ गई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, जो है हमारा HCl। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो ये वाले में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। दिख रहा है ना? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं?
रेडॉक्स रिएक्शन। और जो उससे पिछले इक्वेशन की थी वो भी ध्यान से देखिए, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो यहाँ पर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो उसका नाम क्या रख दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब पता है ना, रेड यानी कि जिसमें क्या हो, रिडक्शन हो, ऑक्स यानी कि जिसमें साथ के साथ क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। तो वो इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो वीडियो को यहीं पर मैं करता हूं पॉज और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में से मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 13 पर आ जाइएगा। तो जो टॉपिक का नाम है वो है कोरोजन। सबसे पहली बात, कोरोजन से पहले हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन पढ़ा है अच्छे तरीके से। तो कोरोजन जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो कहता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो लोहे की चीजें होती हैं, दे आर शाइनी व्हेन दे आर न्यू, यानी कि जब वो नई नई होती हैं तो अच्छे तरीके से चमकदार होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोहे को इस्तेमाल करते जाओगे, उसको जितना ज्यादा आप यूज करोगे, जैसे जैसे आप लोहे को इस्तेमाल करते जाते हो, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होती रहती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंग लग रहा है। यानी कि जब हम किसी भी लोहे की चीज को बाहर छोड़ देते हैं, लोहे की चीज को जब हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर कौन अटैक करता है, उसके ऊपर मॉइस्चर अटैक करता है, वाटर अटैक करता है, और जो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जब उसके ऊपर अटैक करती हैं तो उससे जो आपका आयरन है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, और कोरोजन ऑफ आयरन को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन के साथ ही ऐसा होता है, हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ और ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऐसे मेटल्स दे रखे हैं जिन पर कोरोजन होता है, जैसे कि कॉपर हो गया। कॉपर जो है कि आपके पास तांबा होता है, तांबे के बर्तन अगर आपने देखे हो, जो अगर आप काफी टाइम से रखे हुए हैं, अगर आप उनको यूज नहीं करते तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है, जो होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, वो आपको लिखवा देते हैं। उसके बाद आपने जो सिल्वर, जो चांदी के होते हैं, जेवर होते हैं, जो जिनको हम क्या बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, जिनको हम ऑर्नामेंट्स, जो चांदी के जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितनी भी ज्वेलरी होती है चांदी की, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है, आपने देखा होगा कुछ समय बाद उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा ब्लैकिश सी लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, फिर साफ कर देते हैं तरीके से। तो अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं कोरोजन, और सबसे पहली बात आपको इधर है, कोरोजन अगर किसी भी मेटल का हो रहा है, यानी कि इस चैप्टर में हम कोरोजन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेटल और नॉर्मल में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोरोजन तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ 3 कोरोजन पढ़ने हैं, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर और कोरोजन ऑफ सिल्वर। और कोरोजन अगर होता है तो अल्टीमेटली जो आपका मेटल है, वो जो भी आपका मेटल है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो हमें कोरोजन से अपने मेटल्स को बचाना चाहिए, उसके हम आपको अलग अलग तरीके बताएंगे, अलग अलग मेथड्स बताएंगे। तो करते हैं शुरू कोरोजन। तो कोरोजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन का। तो जब आयरन का आर्टिकल, तो आपके नोट्स में लिखा है, नोट्स में जो आपको पीडीएफ फाइल आपको मिल चुकी है, नोट्स में पेज नंबर 15 पे, जब आयरन आर्टिकल्स, व्हेन आयरन आर्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू इन एयर, एयर यानी कि हवा, और हवा अगर ह्यूमिड है, मॉइस्टेड एयर है, तो बहुत ज्यादा जल्दी कोरोजन होगा। तो आपने देखा होगा कि लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट जाती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन। तो कोरोजन ऑफ आयरन आपको पता है, व्हेन आयरन आर्टिकल्स are exposed to humid air, a layer of reddish brown color gets deposited on it. This is known as corrosion. इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और कोरोजन देखो किसी भी एलिमेंट का, व्हेन आयरन आर्टिकल्स की जगह व्हेन मेटल आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, तो आयरन आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और जो कोरोजन का स्पेशल केस है, जब हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिख देंगे कोरोजन, और एक आप लिख लीजिएगा अपनी तरफ से,
कोरोजन ऑफ आयरन। और जब वो कोरोजन किसके ऊपर होता है, आयरन के ऊपर होता है। देखिए ये जो कोरोजन है आयरन के ऊपर हो सकता है, कॉपर के ऊपर हो सकता है, सिल्वर के ऊपर हो सकता है, एल्यूमिनियम के ऊपर हो सकता है। लेकिन जब कोरोजन हम स्टडी करते हैं आयरन का, दैट इज नोन एज रस्टिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो अगर डेफिनेशन आती है डिफाइन रस्टिंग, तो आप क्या लिखोगे, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। अगर आता है व्हाट इज कोरोजन, व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर, या जब उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या करती हैं, अटैक करती हैं, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अब अगर वो मेटल आयरन है, अगर वो मेटल आयरन है तो लेयर कौन सी होगी, रेडिश ब्राउन कलर। अगर वो मेटल कॉपर है तो लेयर क्या बताइए आपको, ग्रीनिश कलर की होगी। अगर वो मेटल सिल्वर है तो लेयर होगी ब्लैक कलर की। तो वही मैं आपको करवा देते हैं। तो बाकी मेटल्स पर चलने से पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। और रस्टिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम करने वाले हैं। तो रिएक्शन आपको किस तरीके से करना है, Fe यानी कि आपके पास क्या है, लोहा है, और लोहे पर रस्ट लगने के लिए दो चीजों का जरूरी होना है, वाटर का और ऑक्सीजन का। तो प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या जो मॉइस्ट एयर भी हो सकती है। तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा Fe2O3। Fe2O3, क्योंकि जो आयरन लिया है यहां पर उसकी वैलेंसी कितनी थी बच्चे, 3 वैलेंसी थी। हमारे पास आयरन कई टाइप के होते हैं, 3 वैलेंसी वाला भी होता है, 2 भी होता है। इधर ऑक्सीजन है तो इसकी वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Fe2O3, और वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे, XH2O, वेयर दे आर द X इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे लिखो वेयर X इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो आपके कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन, यहाँ 4 लग गया, रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बैलेंसिंग भी आपको सिखाएंगे अच्छे तरीके से। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम करेंगे बैलेंसिंग और कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपका Fe2O3.XH2O है, इसको मैं बोलता हूं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलता हूं, फेरिक ऑक्साइड। और ये इसका जो कलर है, जो कलर है फेरिक ऑक्साइड का या इस कंपाउंड का, वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट यानी कि जंग, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करनी है कि जब आयरन किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन यानी कि हवा, और पानी के कांटेक्ट में आता है, तो आपको मिलता है फेरिक ऑक्साइड, जो एक रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे आपका मेटल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मेटल जो आपका कमजोर हो जाएगा, आयरन आर्टिकल्स आपके कमजोर हो जाएंगे। और ये कोरोजन ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा है आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप चाहते हो कि आयरन आर्टिकल के ऊपर जंग ना लगे तो हमें क्या करना है, कुछ प्रिवेंशंस लेनी पड़ेंगी। प्रिवेंशंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिवेंशंस टू प्रिवेंट कोरोजन। यानी कि आपने देखा भी होगा लोहे का गेट होता है, या लोहे का जो गर्मियों में हम कूलर चलाते हैं उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। कई बार हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। कुछ हमारी मशीन के पार्ट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली जिनको काम करना होता है, तो हम वहाँ पर ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। तो मैं आपको 4-5 मेथड लिखवा रहा हूँ जो आपको कर सकते हो आप कोरोजन से बचने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो पहला लिखिए बाय इनेमल पेंट, यानी कि जो पेंट होता है वो भी कई तरीके के पेंट होते हैं। पेंटिंग कलर भी होते हैं, जो आप ड्राइंग करते हो वो भी पेंट होता है। तो आपको स्पेसिफिकली पेंट बताना है कौन सा पेंट है, इनेमल पेंट, जो आपको मिल जाता है बड़े आसानी से। फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। एक मेथड कोरोजन से बचने का है, ऑयलिंग है। एक मेथड क्या है, ग्रीसिंग है। क्या है, ग्रीसिंग।
कई बार हम क्या करते हैं, उस आयरन आर्टिकल के ऊपर या उस मेटल के ऊपर जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। किसकी लेयर? जिंक की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर डिपॉजिट होती है? थिक लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड। तो ये आपको याद करना है, जिंक लेयर इज डिपॉजिटेड। और भी तरीके हैं, आपको लिखवा देते हैं। एनाडाइजिंग, ये आपको हम डिटेल में बताएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एनाडाइजिंग है। और भी कई तरीके होते हैं जो हम करते हैं ताकि हमारे आर्टिकल्स को जंग ना लगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। और आपको पता चल गया, अगर कोरोजन आयरन का है तो वहां पर आपको रेडिश ब्राउन कलर की लेयर मिलेगी। और अगर अब हम बात करते हैं कॉपर की, तो डिटेल में आपको बताया जा रहा है कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन यानी कि जब कॉपर को जंग लगना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है कैसी लेयर? डिपॉजिटेड अ लेयर ऑफ क्या? ग्रीन कलर। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे होते हैं जो रिंग डालते हैं, कॉपर के रिंग डालते हैं कंटिन्यूसली, कई महीनों से कॉपर के रिंग डाल रहे हैं, कई सालों से रिंग डाल रहे हैं। जब उस कॉपर के रिंग को, जो तांबे की रिंग होती है, जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है, जब उसको निकालोगे तो ना आपकी ना जो फिंगर है उसके जहां पर आपने कॉपर रिंग डाल रखी थी उसके नीचे आपको आपकी जो फिंगर का कलर है वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ग्रीनिश कलर का मतलब क्या है कि वहां पर क्या हो रहा है? कोरोजन ऑफ कॉपर। और वो ग्रीन जो लेयर है वो किसकी है? दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये आपको याद करना है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस लेयर को रिमूव कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट, यानी कि जो आपकी ग्रीन कलर की लेयर है, कौन से कलर की? ग्रीन कलर की। इसको रिमूव कैसे करना है? तो लिख देंगे वी कैन यूज लेमन, यानी कि जो नींबू का रस होता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर स्क्रब करते हो, उसको अच्छे तरीके से घिसते हो तो वो आपका निकल के आ जाएगा। वी कैन यूज और एनी एसिड, एनी वीक एसिड, कोई भी आप एक कमजोर सा वीक एसिड, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन कलर का लेयर होता है। तो कॉपर के दो क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। ये कोरोजन ऑफ कॉपर है, वो हमने उसको क्या किया था? हीट अप किया था, बर्न अप किया था, तब ब्लैक कलर की लेयर। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लैक कलर की लेयर तब आएगी जब मैंने उसको हीट अप किया था, और ग्रीन कलर की लेयर तब आएगी जब मैंने उसको क्या किया था? कोरोजन के केस में कॉपर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। लेकिन अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक कलर की लेयर को रिमूव करने के लिए क्या किया था? ब्लैक कलर की लेयर को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन गैस पास की थी। और कोरोजन ऑफ कॉपर के केस में जो ग्रीन कलर की लेयर को रिमूव करने के लिए हम कोई भी लेमन यानी कि नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हम लास्ट पढ़ेंगे वो है आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर, यानी कि जो घर में आपके कोरोजन यानी कि सिल्वर आर्टिकल्स, सिल्वर का सिंबल आपको पता है Ag होता है। तो जब कोरोजन ऑफ सिल्वर होती है तो कौन सा कलर डिपॉजिट हो जाता है? आपने देखा होगा जो ज्वेलरी यूज करते हैं आपके घर पे, वहां पर वो टार्निश होना शुरू हो जाती है। टार्निश, जिसको हम बोलते हैं ब्लैकिश लेयर। क्या बोलते हैं? टार्निश का मतलब होता है जिसकी चमक खत्म होने लगती है, चमक खत्म होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टार्निश करना। ठीक है, तो आपको पता है कैसी लेयर आ जाती है? ब्लैकिश लेयर। किस चीज की लेयर होती है? ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये भी आपको याद करने की जरूरत है। तो सिल्वर सल्फाइड की लेयर आपको मिल जाएगी जिसका फॉर्मूला है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S आपके पास डिपॉजिट हो जाता है अगर कोरोजन होता है सिल्वर का। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं, टॉपिक है आपका लास्ट, टॉपिक का नाम है रेंसिडिटी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंसिडिटी। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेंसिडिटी पहले आपको बहुत ध्यान से समझाएंगे हम। रेंसिडिटी क्या होता है? जब आप
खाना लेके जाते हो स्कूल में, जो आप परांठे वगैरह लेके जाते हो, टिफिन में लेके जाते हो, कई बार क्या होता है कि आपने टिफिन नहीं खोला, स्कूल जाके टिफिन नहीं खोला, और आपके मदर ने भी घर आके टिफिन नहीं निकाला, और आप अगले दिन या 2 दिन बाद जब आप वो टिफिन निकालते हो तो पहले आप ये बताइए क्या वो खाना खाने लायक रहेगा? जी नहीं, उस खाने की स्मेल चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी बहुत बैड स्मेल होगी, और उसका चेंज हो जाएगा टेस्ट, जो अब खाने लायक नहीं है। और वो किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। जो उस परांठे को या उस चिप्स को या उस चीज़ों को बनाने के लिए जो ऑयल्स का इस्तेमाल हुआ था, वो ऑयल्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो समझ में आई बात? तो रेंसिडिटी में आपको बताया ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी? ऑयल्स एंड फैट्स की, विच इज प्रेजेंट इन योर फूड, ठीक है, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी, विच कॉजेज टू चेंज इट्स स्मेल, जिससे उसकी स्मेल बैड स्मेल हो जाती है, और क्या होता है? उसका टेस्ट अब खाने लायक नहीं होता। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। या आपने ऑब्जर्व किया हो, जब आप बिस्किट खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, आपने बिस्किट का पैकेट खोल के रख दिया, 1, 2, 3, 4 घंटे में वो बिस्किट अब खाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है? नमी पकड़ लेता है। नमी यानी कि उसके अंदर जितने भी ऑयल्स एंड फैट्स हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या हो चुके हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो चुके हैं, जिससे वो बिस्किट का टेस्ट भी खराब हो जाएगा, उसमें वो नमी आ जाएगी, करकराहट नहीं रहेगी, बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। सेम होता है चिप्स के साथ। अगर आप चिप्स को नहीं खाओगे, नमकीन, जो आप घर पे नमकीन सर्व करते हो, नमकीन खाते हो, अगर आप नमकीन को एक कटोरी में रख के छोड़ दोगे तो 3-4 घंटे बाद अगर आप उसको खाना चाहोगे तो उसका वो इफेक्ट अच्छा नहीं होता, उसकी स्मेल भी चेंज हो सकती है, कई बार क्या होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को बचाने के लिए मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड्स आपको बता देते हैं। सबसे पहला मेथड है रेफ्रिजरेटर। हम क्या करते हैं? हमारा दूध खराब ना हो जाए तो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, हमारा खाना खराब ना हो जाए तो हम रेफ्रिजरेटर में सब्जी बना लेते हैं, शाम को सब्जी बनाई है, अगले दिन में हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अगर आप सब्जी रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में नहीं रखोगे तो वो खाने लायक सुबह तक नहीं होगी, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी? रेंसिडिटी, जिससे उसका चेंज इन स्मेल, चेंज इन टेस्ट होगा। तो पहला तरीका क्या है रेंसिडिटी से बचने के लिए? क्या अब ऐसा ना, हम बिस्किट को नहीं रखेंगे, हम बिस्किट को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, चिप्स को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, नमकीन को भी नहीं रखेंगे, तो जो सब्सटेंसेस या जो फूड आर्टिकल्स हम रेफ्रिज में रख सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि जो आप बिस्किट का पैकेट खोल देते हो, अगर आप बिस्किट का पैकेट खोलते हो, 3-4 बिस्किट खा लेते हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से टाई अप करके रख देते हो, पूरा बांध के रख देते हो कि ऑक्सीजन अंदर ना आए, कोई गैस अंदर ना जाए, तो बिस्किट खराब नहीं होंगे। या आपके पास ऐसा कंटेनर हो जिसमें हवा ना जाए अंदर, बहुत एयर टाइट कंटेनर जिसको हम बोलते हैं, तो भी आपका वो चीज़ें खराब नहीं होगी। जैसे आपका नमकीन का पैकेट है, नमकीन का पैकेट अगर पैकेट इतना बड़ा है, थोड़ी सी नमकीन है तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी पैकेट को अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर दोगे तो भी आपका खाना खराब नहीं होगा। तो करते हैं शुरू रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो लिखोगे क्या? एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, तो लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ oils and fats present in our food, oils and fat present in our food which changes its smell, smell को हम और क्या लिख देते हैं? odor, याद रखना ODOUR, which changes its smell and taste, the food get rancid, द फूड गेट रेंसिड। तो यानी कि फूड क्या हो चुका आपका? रेंसिड हो चुका है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो अब वो मेथड बताएंगे, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, बहुत ध्यान से ये टॉपिक करना है, तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताई है, डेफिनेशन बताई है रेंसिडिटी की। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन आवर फूड विच चेंजेस इट्स स्मेल्स, या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट भी आपका टेस्टेड नहीं आएगा, विच चेंजेस इट्स स्मेल्स एंड टेस्ट,
द फूड गेट रेंसिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो यानी कि खाना आपका खाने लायक अब नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि रेंसिडिटी ना हो तो उसके लिए हमारे पास पहला मेथड क्या है, रेफ्रिजरेटर, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। लिखिएगा, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, या जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। दूसरा तरीका क्या है, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। लिख लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर। और जो थर्ड है इसका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी यानी कि अपोज करती है किसको, ऑक्सीडेशन को। ये ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब बात बताते हैं भाई फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस। नॉर्मल सी बात है, चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा, लेज, कुरकुरे, जो भी आपका चिप्स का पैकेट होता है, तो उसमें आप खोलते हो तो आपको क्या मिलती है, गैस ज्यादा मिलती है और चिप्स कम मिलते हैं। तो वो गैस भरना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद रखना है, जो चिप्स का पैकेट होता है, कुरकुरे का पैकेट होता है, जो भी कंपनी का पैकेट है, उसके अंदर जो गैस भरी हुई जाती है वो कौन सी गैस है बच्चे, वो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन गैस। हमने उसमें फ्लश कर रखी है, यानी कि डाल रखी है। क्यों, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। क्योंकि वो जो चिप्स है बन के आए हैं, हमें ये नहीं पता कि वो चिप्स कितने दिन बाद उसका पैकेट खुलेगा। तो अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है, एंटीऑक्सीडेंट गैस है जो क्या प्रिवेंट करती है, विच प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। यानी कि वो जो गैस है वो रिएक्ट नहीं करती किसके साथ, ऑयल्स और फैट्स के साथ, जो चिप्स में या उस कुरकुरे में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गैसेस आर दोज गैसेस विच प्रिवेंट्स रेंसिडिटी ऑफ फूड। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट नाम में आंसर है, एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। जैसे एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, एंटी टेररिस्ट ग्रुप का नाम क्या है, जो किसका विरोधी है, जो विरोधी है टेररिस्ट का। तो ये अपोज करेगा किसका, ऑक्सीडेशन का। तो यानी कि 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। आपको वो तरीके बता दिए गए हैं। पहला तरीका क्या था, आपको बताया, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। दूसरा तरीका बताया है एयर टाइट कंटेनर में उसको अच्छे तरीके से बंद करके रखेंगे। और तीसरा बताया बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट गैसेस सच एज नाइट्रोजन गैस, जो क्या करती है, नहीं रिएक्ट करती किसके साथ, ऑयल्स एंड फूड्स प्रेजेंट इन द, ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। तो चैप्टर यहां पर हो गया है खत्म। तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, इसको स्टडी करें, और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो आपको दोबारा से उस टॉपिक की अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नीचे वो जो लाल वाला बटन है उसको आप क्या करिएगा, हिट करिएगा अच्छे से, ताकि चैनल हो जाए सब्सक्राइब। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, चैप्टर वैसे आपका खत्म हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, और एक वीडियो फिर आपकी बना देंगे बैलेंसिंग के ऊपर। वैसे चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, शुक्रिया।